जैसे कि 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, अभी प्री एग्ज़ाम हुआ, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत सिंपल सवाल आए थे इस बार, एक सवाल को छोड़ के। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहते आया हूँ, अगर आपको बिहार पीसीएस का प्री निकालना है तो सबसे पहले आप बिहार का जो लोकल है, बिहार स्पेशल, उस पर फोकस कीजिए। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, उसमें कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन सी रिवर कहाँ से आती है, कौन कौन सा माउंटेन है, किस टाइप की सॉइल है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो मिनिमम 4-5 सवाल तो बिहार से वो होते ही हैं, इस बार भी थे, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बहुत अलग सा था, बहुत सिंपल पेपर था ज्योग्राफी के हिसाब से। उसके बाद जो आपको फोकस करना है बिहार के एग्जाम में, मिनरल्स पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, इस पे, और बिहार की पोजीशन कहाँ पे है, इस पे भी आपको फोकस करना है। बाकी जो ट्रेडिशनल वे है उसके पूछने का, फिलहाल कई सालों से वो चलता आ रहा है, बीच में एक साल थोड़ा गड़बड़ हुआ था, यानी लेवल बहुत ऊपर कर दिया गया था। नहीं तो लेवल बहुत सिंपल है, जिसको अगर आप एक नॉर्मल वे में पढ़ते हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा सा दिमाग यूज करके, और थोड़ा सा रटना भी पड़ता है कहीं पर, तो आप प्री निकाल सकते हो। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप से नहीं आते हैं। आइए देखते हैं कि इस बार क्या क्या पूछा गया था आपके बीपीएससी के प्री एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, जैसे मेजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये बाउंड्री किसके बीच बनाती है, तो इसका आंसर आपको पता है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच बनाती है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये क्लास में बताई जाते हैं, जैसे 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 49 डिग्री पैरेलल जो है, वो आप देखते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। ऐसी 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल या अक्षांश रेखा लैटिट्यूड हम साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में बताते हैं। तो ये सवाल क्लास में बताए जाते हैं, सभी जगह पे पढ़ाते हैं इसको अक्सर टीचर्स। तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी सवाल है, ये आपका बनना चाहिए था। दूसरा है ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट, ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है जब कनेक्टिंग वाटर बॉडीज कह सकते हो, दो जल राशियां जब आपस में मिलती हैं सी में, या लैंड बॉडीज को अलग करती हैं, तो उसको स्ट्रेट या जल संधि या जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ईरान के पास देखोगे, और ये लाल सागर से अदन की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, या किसको जोड़ता है, खाड़ी मतलब गल्फ होता है। तो नॉर्मली इसका आंसर अगर आप देखेंगे, एटलस में देखना है, अगर जो नए स्टूडेंट है तो एटलस में देखेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ या बाकी क्वेश्चन पेपर क्या कह रहे हैं उस पर नहीं देखना, आपको आना चाहिए कहाँ पे है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और ईरान के मैप में जहाँ पे द गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पर आपको हॉर्मुज स्ट्रेट मिलता है। कई बार ये भी सवाल आ सकता है इससे कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जहाँ से आप कह सकते हो कि दुनिया को ऑयल की सप्लाई होती है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। इन बड़े बड़े देशों से जो जहाज आते हैं पानी के, सॉरी उसके ऑयल के, पेट्रोलियम के, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से आते हैं। एक दूसरा सवाल कभी कभी ये भी बन सकता है। ओके, एक सवाल है ग्राउंड जीरो, इसको आप ज्योग्राफी का कहो या फिर इसको करंट का कहो, बात एक ही है। ग्राउंड जीरो सरफेस किसको कहा जाता है? ये दरअसल जो 9/11 हम कहते हैं ना, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स थे, उसमें जब हमला किया गया था अलकायदा के द्वारा, ओसामा बिन लादेन की बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी भी नहीं कह सकते, मतलब कुछ साल पहले। तो वहाँ पर फिर वो जब ख़त्म हो गया, सब ध्वस्त हो गया, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई उसके बाद हुई थी, जैसा कि आपको पता है। तो उस हिसाब से ग्राउंड जीरो को हम न्यूयॉर्क से रिलेटेड कर देते हैं। अगर आप इसमें नेट सर्च करोगे तो ग्राउंड जीरो आपको न्यूयॉर्क से, यानी सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद से, फिर मतलब एक आप कह सकते हो कि एक संकेत वाला एक मान लिया गया कि ग्राउंड जीरो सरफेस है, यहाँ से फिर से हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप से इसको कहा जाता है ग्राउंड जीरो। बाकी जगह भी कई जगह ग्राउंड जीरो यूज होता है। ठीक है, एक है लदांग, क्या है कि लदांग किससे रिलेटेड है? तो लदांग एक कह सकते हो आप कौन सी स्थानांतरी कृषि जिसे हम कहते हैं, है ना, यानी स्लैश एंड बर्न जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधों को जलाया जाता है या झाड़ियों को जलाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें खेती की जाती है। तो ये एक खेती है जिसको हम कहते हैं स्थानांतरी कृषि, जिसमें हम खेतों को चेंज करते हैं, यानी यहाँ पर आग लगाया, ट्राइबल एरियाज में खास तौर पे या पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगा दिया, फिर उस जंगल को साफ कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 साल खेती करते हैं, फिर दूसरे में आग लगा दी, फिर तीसरे में, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं, है ना, इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका आंसर होगा। लदांग वैसे मलेशिया से रिलेटेड है ये, मतलब मलेशिया में
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग के नाम से जाना जाता है। ओके, फैक्चुअल चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है मैं भी कुछ गलत बोल दूं, ऐसा भी हो सकता है आजकल। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वैसे तो आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, असम में माजुली कहते हैं। कई सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि अमेजॉन रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कई जगह लिखा होता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है, कई जगह लिखा होता है कि इंडिया का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है। द्वीप मतलब रिवर आइलैंड कहेंगे वैसे, खासतौर पे नदी द्वीप, यानी रिवर है, बाइफर्केट हो जाती है, फिर वह बीच में लैंड एरिया है और फिर से वो मिल जाती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, माजुली। ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, लेकिन सेकंड नंबर का जो ड्रेनेज बेसिन है भारत में वो कौन सा है, ये सवाल है। तो ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो बेसिन क्या होता है, किसी भी रिवर का बेसिन हम किसको कहेंगे, बेसिन का मतलब होता है जैसे ये मेन रिवर है, सपोज आप गंगा ले लो और इससे यमुना मिलती है और ये फिर सोन मिल जाती है इससे, फिर ऐसे और भी नदियां बहुत सारी आती हैं जो नेपाल से आती हैं। तो मेन रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल के जो एरिया कवर करती हैं उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। बेसिन जैसे वॉश बेसिन होता है ना, ऐसे जिसमें हाथ धोते हो आप, पानी एक साइड को जाता है सब। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच वाली रिवर अगर गंगा है तो ये सबसे डेप्थ पे होगी, तो बाकी साइड से नदियाँ इसकी ओर आएंगी। तो जितना एरिया कवर करता है इसको हम कहते हैं बेसिन। तो कहा जाए कि भारत में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन भारत में गंगा है, लेकिन सेकंड नंबर पे किसका है बात आएगी तो वो होगा गोदावरी। तो इसका आंसर कौन सा है, गोदावरी नदी बेसिन है, यानी जो पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी भी हम इसको कहते हैं गोदावरी। तो इसका बेसिन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, यानी गोदावरी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा एरिया जो कवर किया जाता है उसको हम बेसिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है, सिंपल सा सवाल है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है। जैसे सपोज ये आपकी भागीरथी रिवर है, ठीक है, जो गंगोत्री से निकलती है, और एक यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिल जाती हैं उसको हम देवप्रयाग कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, इसको याद करने का तरीका सिंपल सा भी है, बेड, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा और डी से देवप्रयाग, फिर बाकी और भी प्रयाग आपको मिलते हैं, फिलहाल इसका आंसर होगा देवप्रयाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यही सवाल मैं कह रहा था, इसमें निम्न में से कौन सा, स्थमस कहते हैं उसको, स्थमस, स्थल मध्य को क्या बोलते हैं, स्थमस। डेविल्स नेक के नाम से, यानी शैतान की गर्दन के नाम से इसको जाना जाता है। डेविल्स नेक किसको कहा जाता है, ये नॉर्मली आपको बुक्स पे नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये पेपर में आ गया है तो फिर किसी किसी बुक में मिल भी जाएगा, नॉर्मली नहीं मिलता, हो सकता है किसी बुक में हो। तो ये कहाँ पे है की बात जब आती है, जैसे ये मान लो एक आप वहाँ पे देखोगे ना, जब आप मलेशिया को देखते हो वैसे, तो मलेशिया एक सांप जैसा दिखता है यहाँ पे ऐसे, और ये फिर बाकी एशिया है। तो यहाँ से ये मलेशिया है नीचे वाला, यहाँ पर नीचे सिंगापुर मिलेगा, ये मलेशिया, ये आपका थाईलैंड है। तो ये जो एरिया है ये जो स्थमस है, स्थमस का मतलब होता है कनेक्टिंग लैंड बॉडीज, स्ट्रेट का जस्ट अपोजिट है, कनेक्टिंग लैंड बॉडीज। तो जहां पर दो स्थल भाग आपस में मिलते हैं और पानी को अलग करते हैं तो विच इज कॉल्ड स्थमस, यानी स्थल मध्य या भू संधि भी इसको कहा जाता है। जैसे मान लो एक जमीन ये है और एक जमीन ये है और यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, लेकिन ये दो सरफेस एक फिर से लैंड से जुड़े हुए हैं। ये मान लो जमीन का हिस्सा है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये जमीन दोनों एक और लैंड सरफेस से जुड़े हुए हैं। तो ये सी को अलग करेंगे, सेपरेट सी वाटर या सी सेपरेट वाटर बॉडीज, जल को अलग करती हैं, जमीन को मिलाती हैं, तो विच इज कॉल्ड स्थमस और भूसंधि या स्थल डमरू मध्य, और इसी को कहते हैं डेविल्स नेक, है ना। और वैसे इसको कहा जाता है करा स्थमस, कहा जाता है इसको क्या, करा स्थमस, या के आर ए भी कहते हैं, करा स्थमस यानी करा भूसंधि, जो मलेशिया और थाईलैंड को आपस में कनेक्ट करती है, आप ये कह सकते हो इसको। इसके इस साइड आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड मिलेगा, इसके इस साइड आपको अंडमान सी मिलेगा। तो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को ये सेपरेट करती है और नीचे मलेशिया और थाईलैंड को मिलाती है, इसको करा स्थमस कहते हैं, और इसको डेविल्स नेक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इजी सवाल है। भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात ही नहीं, एक नारकोंडम है
जो डेड एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, मतलब जिसमें अभी विस्फोट की संभावना ना के बराबर है, और दूसरा बैरन है जिसको फिलहाल कुछ वर्षों से एक्टिव भी कहा जा रहा है। तो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये बहुत शानदार सवाल है, क्लाइमेट से आया है, कंसेप्चुअल सवाल है। बिहार का कौन सा भाग, सॉरी, अधिकांश भाग किस में आता है? तो सिंपल है। तो मान लो अगर हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ से कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जनरली हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच के हिस्से को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब बिहार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में है, ठीक, और एक दो महीना यहाँ ठंडा भी होता है जाड़े में, तो इसको जनरली हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल हुआ। और दूसरा, तो जलवायु कौन सी है? मानसूनी। इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, मरुस्थल तो है नहीं, गर्म और शुष्क भी नहीं है। बिहार में अच्छी खासी बारिश भी होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, और उष्णकटिबंधीय है ना। तो इसको सब ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिकल से कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, लगभग 30 डिग्री के आसपास, या 25, 26, 27 के आसपास, उसके बीच में सब ट्रॉपिकल। दूसरा, सब ट्रॉपिकल का मतलब हुआ कि इसमें गर्मी होती है, हॉट होता है, और समर ग्रीष्मकाल गर्म होता है। और दूसरा, ड्राइनेस भी होती है, बारिश नहीं होती। मार्च अप्रैल मई जून के महीने में बारिश, मार्च अप्रैल मई में बारिश नहीं होती। फिर मानसून का सीजन होता है, और मानसून के समय में यानी जून से लेके सितंबर तक बारिश होती है, जैसे आजकल हो रही है। तो हॉट समर, सम ड्राई कंडीशंस, रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल इन मानसून सीजन, इसी को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा इसमें होती है। ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है, क्लास में पूरा पढ़ाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो मैंने जैसे कि कहा कि आपसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे इसमें। समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, समशीतोष्ण का मतलब हुआ जहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, यानी टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण है, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं है जैसे रशिया में होता है या फिर और जगह है यूरोप में। ठीक ठाक है, मॉडरेट टेम्परेट, इसको आप कह सकते हो। कहाँ है? तो बहुत इजी सवाल है ना। रांची में तो हो नहीं सकता, शिमला, श्रीनगर, देहरादून के आप कंपेयर करेंगे इसको, तो देहरादून में भी थोड़ा सा मुश्किल है। श्रीनगर और शिमला में बनता है, श्रीनगर में होने का उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो फिर रिसर्च सेंटर है तो श्रीनगर में क्यों बनाएंगे उसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है शिमला, आंसर इज शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक क्या है? लोकटक एक लेक है। लोकटक क्या है? एक लेक है, जिसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो तैरने वाला उद्यान कहते हैं उसको। लोकटक एक क्या है? झील है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन ठीक है। और अगला सवाल है आपका, कौन सा अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपसे कि बिहार की हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ना, नॉर्दर्न बिहार में आपको पड़ता है, जहाँ पर बिहार यूपी खत्म होते हैं और बिहार शुरू होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, ये आपका टाइगर के लिए भी जाना जाता है। कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बैल। ओके, ये भी बहुत इजी सवाल है। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये तो बहुत इजी सवाल है, तो बैल है, ये आता ही होगा आपको। और इसके बाद है आपका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आप जानते हो, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये भी इजी सवाल है। नेक्स्ट आंसर है, कर्मनाशा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको क्या देखना है, कर्मनाशा का उद्गम स्थल, आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद होने चाहिए, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन लगभग याद होनी चाहिए। तो कर्मनाशा नदी जब फिर मिलती है गंगा में, तो कहाँ से वो मिलेगी, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कैमूर जिला मिलेगा आपको। कौन सा जिला? कैमूर डिस्ट्रिक्ट से वो आएगा। तो आप यहाँ से भी इसको याद देख सकते हो, पूरा आपको मैप देखना है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायरेट उत्पादित करता है? ये हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि बिहार नंबर 1 किस चीज़ में है, नंबर 2 किस चीज़ में, नंबर 3 किस चीज़ में है, ये आपको आना चाहिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पायराइड के मामले में बिहार 95% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वो प्रोड्यूस करता है, 95%। ठीक है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? देखो ये सवाल हमेशा ही आएंगे, पिछले कुछ सालों में देखना, डिस्ट्रिक्ट और क्या पाया जाता है। तो जमुई जिला है, ये भी आपको याद होना ही चाहिए। सोने की जैसी बात हो रही, तो ये बहुत ईजी सवाल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 18 यहाँ पर हमने किए अभी।
और इजी सवाल थे, वन साइडेड थे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर सही गया होगा और स्ट्रेटेजी जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई आपको, उस हिसाब से अगर आप जारी रखेंगे तो आपका प्री अच्छा होगा। शुक्रिया।